रहस्यमयी डॉक्टर वोयान ने एक नया एक्सपेरिमेंट बनाया था जिसमें वो एक कपल्स को $5 मिलियन देता है अगर वो लोग 50 दिन तक एक बिल्कुल साफ सुथरे रूम के अंदर रह जाए। अगर उनमें से कोई एक भी बाहर निकल जाता है तो इनाम घटकर सिर्फ $1 मिलियन रह जाएगा। इस दौरान बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा और ना ही कोई एंटरटेनमेंट, बस एक दूसरे की कंपनी। हाँ, अगर चाहें तो स्क्रीन पर रिक्वेस्ट करके कुछ ट्रीट्स मंगाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी कीमत प्राइज मनी से कटती है। आज का कपल है माइक और केट, जिन्हें ये लगता है कि ये तो इजी मनी है। माइक सोचता है कि किस्मत ने उन पर मेहरबानी कर दी है और केट इसे अपने रिश्ते के लिए सेकंड चांस मानती है, लेकिन वो ये भी बोलती है कि शायद पैसे को बांटकर अलग अलग मैनेज करना बेहतर रहेगा। केट का प्लान है इस पैसे को इन्वेस्ट करना, जबकि माइक को ये बहुत बोरिंग लगता है। माइक का सपना है बस पार्टी करना और जिंदगी एंजॉय करना बिना पैसों की टेंशन के। एआई वॉइस जब उन्हें रूल्स फिर से याद दिलाती है तो दोनों रूम एक्सप्लोर करने निकलते हैं। वो देखते हैं कि इमैक्युलेट बोलना मजाक नहीं था, सब कुछ सफेद सफेद है। कमरे में सिर्फ एक बेड और एक बेंच है, साथ में एक छोटा सा बाथरूम है, लेकिन रूल्स के हिसाब से उसमें एक बार में सिर्फ एक ही जा सकता है। एक बड़ा रेड बटन है बाहर जाने के लिए, एक टच स्क्रीन है ट्रीट्स ऑर्डर करने के लिए, और दरवाजे के ऊपर एक बड़ा क्लॉक है जो टाइम काउंटडाउन करता रहता है। खाने का इंतजाम भी है, लेकिन बस एक फ्लेवरलेस व्हाइट शेक जो सफेद कार्टन में आता है और उनकी पूरी न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी करता है। रूम की लाइट्स अपने आप दिन के हिसाब से बदलती रहती हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। रात का मतलब है कि उन्हें सोना होगा। टच स्क्रीन से अलार्म भी सेट किया जा सकता है। माइक चाहता है इसे वेकेशन की तरह ट्रीट करना और देर तक सोना, लेकिन केट सुबह सुबह का अलार्म लगा देती है ताकि लाइफ में थोड़ी रूटीन बनी रहे। पहली रात जब सोने जाते हैं तो माइक रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन केट को डर है कि शायद डॉक्टर वोयान उन्हें कैमरे से देख रहा है। माइक जिद करता है और दोनों धीरे धीरे कंबल के अंदर काम निपटा लेते हैं। सुबह होते ही केट बाथरूम में जाकर आईने में खुद को देखती है और मोटिवेशन के लिए कुछ एफर्मेशन वर्ड्स बोलती है ताकि हिम्मत और गोल्स बने रहें। नहा धोकर दोनों अपने कपड़े लॉन्ड्री चूट में डाल देते हैं। बदले में उन्हें सिंपल पजामे मिलते हैं, हालांकि उनमें थोड़े रंग होते हैं। टाइम पास करने के लिए केट सोचती है कि वोयान ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों रखा है। तभी माइक उसे अपने देखे हुए एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता है जिसमें वोयान ने एक मिडिल क्लास फैमिली पर एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत बुरी तरह खत्म हुआ था। किसी को नहीं पता वोयान ऐसा क्यों करता है, बस इतना मालूम है कि उसके पास ढेरों पैसा है और वो ह्यूमन कंडीशन को समझने के लिए लोगों को अलग अलग हालातों में डालना पसंद करता है। लेकिन एंटरटेनमेंट की कमी बहुत जल्दी बोर करने लगती है। केट मेडिटेशन करती है, माइक घड़ी घूरता रहता है। कभी कभी माइक दार्शनिक बातें छेड़ देता है, जैसे व्हाइट कलर का मतलब क्या है या दांत किस दिशा में ब्रश करना चाहिए। केट बार बार उसे याद दिलाती है कि क्लॉक मत घूर, दिमाग प्राइस पर रख, लेकिन माइक के लिए पॉजिटिव रहना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उसकी नींद भी ठीक से नहीं हो रही है। केट अपनी रूटीन बनाए रखती है, एफर्मेशंस, बेड बनाना और माइक को मोटिवेट करना। केट मेडिटेशन करती है तो माइक दौड़ भाग करके एक्सरसाइज करता है। कभी दोनों हाथ ताली वाले गेम खेलते हैं, मार्को पोलो खेलते हैं या फिर डांस कर लेते हैं। गंदे पजामे उतारते ही नए बिल्कुल वैसी ही जोड़ी मिल जाती है। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और आखिरकार कुछ अलग होता है। माइक को एक बग दिखता है जो किसी तरह रूम में घुसाया था। माइक उससे बच्चे जैसी बातें करता है और उसे शेक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बूंदे जमीन पर डालता है, एआई वॉइस चेतावनी देती है, फूड सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए है। माइक को टेंशन होती है कि ये बेचारा कीड़ा यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा। वो रिक्वेस्ट करता है कि इसे बाहर जाने का कोई तरीका दिया जाए और वादा करता है कि वो खुद बाहर नहीं जाएगा। केट समझाती है कि एआई वॉइस वाला स्पीकर दो तरफा नहीं है, वो पहले भी कोशिश कर चुकी है। तब माइक जिद करता है कि वो रेड बटन दबाएगा और दरवाजा खोल देगा। यहीं से उनकी बहस शुरू होती है, क्योंकि केट को यकीन है कि बटन दबाने का मतलब होगा हार जाना, भले ही माइक बाहर ना निकले और बस हाथ बाहर निकाल दे उस कीड़े के लिए। कीड़ा नीचे रखने के बाद माइक केट से कहता है कि ये भी एक जिंदा जीव है और उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। ये सुनकर केट उसे ताना मारती है कि वो खुद को बड़ा रहमदिल दिखा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वीगन है और वो नहीं है। बहस और तेज होते होते आखिर केट ये कबूल कर लेती है कि उसे हमेशा लगता था माइक वीगन सिर्फ इसलिए बना है ताकि अपने अमीर बाप को चिढ़ा सके, जिसने माइक को जिंदगी की हर जरूरत दी थी। इसलिए माइक ने कभी असली दर्द झेला ही नहीं और अब बस आर्टसी स्ट्रीट आर्ट वाला क्रेडिट पाना चाहता है। केट इस बातचीत से निकलने के लिए मुड़ती है, लेकिन गलती से उसके पैर के नीचे वही कीड़ा आ जाता है। वो कहती है कि ये एक्सीडेंट था और माफी भी मांगती है, मगर माइक को यकीन नहीं होता। दिन का बाकी वक्त माइक कोने में बांटकर उदास बिताता है।
लेकिन आखिर में उसे लगता है कि ऐसे बैठे रहना सही नहीं है, ये उसकी सेहत खराब कर देगा। रूल्स के हिसाब से हर एक 2 ट्रीट्स दे सकता है, तो माइक ठान लेता है कि चाहे प्राइस से 1 लाख कटे, वो 1 ट्रीट तो लेगा। केट मना करती है, लेकिन माइक को उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। उसकी ट्रीट निकलती है एक अकेली हरी क्रेयॉन। ज्यादा तो नहीं था, लेकिन अब कम से कम माइक दीवारों पर अपनी आर्ट बना सकता है। कुछ देर उसे ड्रॉ करते हुए देखने के बाद केट उसे कहती है कि वो उसका पोर्ट्रेट बनाए। माइक मान जाता है, लेकिन वो साफ बोल देता है कि उसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाने में मजा नहीं आता, वो अपनी स्टाइल में ही बनाएगा। ये सुनकर केट का मन बदल जाता है और वो मॉडल बनने से मना कर देती है। माइक तब तक ड्रॉ करता है जब तक क्रेयॉन खत्म नहीं हो जाती। केट भड़क जाती है क्योंकि उसने बाथरूम की दीवारों और फर्श पर पड़े तौलिए पर हर तरफ हरे दाग छोड़ दिए हैं। बाद में केट माफी मांगती है कि वो बेवकूफी से बिहेव कर रही थी और मानती है कि ये एक्सपेरिमेंट उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसे सुकून है कि अब बस 20 दिन बचे हैं। दिन बोरियत में बीतते रहते हैं। तभी एक सुबह केट बाथरूम में जाती है और वहां एक गन देखकर हैरान हो जाती है। दोनों को डर लगता है कि पता नहीं ये लोडेड है या नहीं। गन की मौजूदगी उन्हें परेशान कर देती है, इसलिए वो उसे बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि एआई उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो नॉन क्लोथिंग चीजें लॉन्ड्री में डालें। कुछ टाइम बाद कपल को रिवॉर्ड मिलता है, कनेक्ट टाइम, जिसमें उनके करीबी लोगों के भेजे मैसेज चलते हैं। माइक को उसकी बहन का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो और उनके पेरेंट्स कैसे हैं, लेकिन बहन ये भी कहती है कि उसे लगता है माइक अब केट को डेट नहीं कर रहा। अपनी बहन को देखकर माइक खुश हो जाता है। केट अपनी कनेक्शन नहीं चाहती, लेकिन स्क्रीन पर उसके पापा का वीडियो चल जाता है, जो अब सड़कों से हटकर एक होमलेस शेल्टर में रह रहे हैं। केट स्क्रीन से बार बार कहती है कि वीडियो बंद कर दो, लेकिन ये रुकता नहीं। आखिरकार केट बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपकर रोने लगती है और माइक उसे संभालने चला जाता है। रात को केट अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी रहती है, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो उठती नहीं। पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, क्योंकि वो डिप्रेशन में चली जाती है। माइक अपनी चिंता जताता है तो केट बताती है कि उसने अपने पापा को सालों से नहीं देखा था और हमेशा माइक से झूठ बोला कि उसके पापा कौन है, क्योंकि उसे शर्म आती थी। असलियत यह है कि उसके पापा शराब में घर, उसकी स्कूल फीस और उसकी नॉर्मल लाइफ सब बर्बाद कर चुके थे। अब जब 2 हफ्ते से भी थोड़ा ऊपर का टाइम बचा है, केट फिर भी बिस्तर से नहीं उठती। माइक टाइम पास करने के नए नए तरीके ढूंढता है। कभी अपनी क्रेयॉन वाली ड्राइंग्स को हाथ से स्मज करके बदलता है, कभी पजामे का लेबल अलग अलग इमोशन में पढ़कर एक्टिंग की प्रैक्टिस करता है। वो केट को खाने के लिए भी हंसी मजाक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार वो उसके साथ ही बिस्तर पर पड़ा रहता है ताकि उसे दिलासा दे सके। फिर भी कुछ काम नहीं आता और कभी कभी माइक अलग महसूस करने के लिए फर्श पर सो जाता है। एक सुबह वो मनाने की कोशिश करता है कि वो एक ट्रीट ले ले, लेकिन केट पैसों का नुकसान नहीं चाहती। माइक का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है और वो कह देता है कि उसे यकीन नहीं है कि अब वो ये सब कर भी पाएगा या नहीं। ये सुनकर आखिर केट बिस्तर से उठ जाती है। नहाने जाने से पहले वो माइक से कहती है कि वो अपनी दूसरी ट्रीट ले ले, चाहे उसकी कीमत $250,000 हो। माइक ट्रीट लेता है और दंग रह जाता है जब दरवाजा खुलकर एक नंगी औरत सिमोन रूम के अंदर आ जाती है। सिमोन को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस एक एक्ट्रेस है जिसे पैसे मिल रहे हैं और जिसने ढेर सारे एनडीए साइन किए थे। उसे 1 महीने के लिए बुक किया गया था, लेकिन उसके एजेंट ने कहा था कि शायद वो सिर्फ 24 घंटे ही रुकेगी। केट को उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो माइक को मजबूर करती है कि वो अपनी टी-शर्ट सिमोन को दे, ताकि कम से कम वो थोड़ा ढक सके। सिमोन माइक की आर्ट देखती है और उसकी तारीफ करती है, यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसेस तक पहचान लेती है। ये बात केट को और खटक जाती है। रात होती है तो माइक ऑफर करता है कि वो फर्श पर सो जाएगा और दोनों लड़कियां बेड पर सो लेंगी। सिमोन बोलती है कि वो जाकर पहरा दे सकती है जबकि ये दोनों सोएं, लेकिन केट उनकी ये अदबदारी से चिढ़ जाती है और कहती है कि सब बेड शेयर कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो बीच में सोएगी। उस रात नींद आने में दिक्कत केट को ही होती है। सुबह जब केट उठती है तो बेड पर सिमोन को नहीं पाती और सोचती है कि वो चली गई है, लेकिन असल में सिमोन बाथरूम में होती है। अब केट और नहीं सह पाती और एक ट्रीट ले लेती है। उसे एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें 3 फन कैंडीज होती हैं। केट तुरंत एक खा लेती है और एक सिमोन को देती है। माइक पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो भी एक ले लेता है। फिर तीनों डांस करना शुरू कर देते हैं और कमरे में मस्ती करने लगते हैं। कुछ ग्रुप केसेस भी शेयर करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद माइक का ट्रिप बुरा होने लगता है।
उसे हर जगह खून दिखाई देने लगता है और सपने में वो अपने छोटे भाई को पानी में डूबते देखता है, जैसे दोनों साथ गिर रहे हों। दोनों औरतें उसे संभालकर वापस रियलिटी में लाती हैं, लेकिन माइक फिर भी घबराता रहता है और बाहर निकलने की बातें करता है। उसके मुंह से शॉन और ड्राउनिंग जैसी चीजें निकलती हैं। केट उसे खींचकर बेड पर लाती है और तब तक उसे थामे रहती है जब तक वो सो नहीं जाता। बाद में सिमोन पूछती है कि माइक क्या बोल रहा था। केट बताती है कि माइक का छोटा भाई शॉन फैमिली के पूल में डूब गया था जब माइक को उसकी देखरेख करनी थी। ये बात आज भी उसे गिल्ट देती है। ऊपर से जब हादसा हुआ था तब माइक हाई था और यही वजह है कि यहाँ भी उसने कैंडी लेने से हिचकिचाहट दिखाई थी। सिमोन पूछती है कि दोनों मिले कैसे थे। केट याद करती है कि एक बरसाती दिन उसके पास छाता नहीं था और माइक उसके पास आकर बोला था कि वो सारे बारिश के कतरों को पकड़ लेगा ताकि वो गीली ना हो। जब माइक जागता है तो सिमोन शेयर करती है कि उसने भी अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। ये सुनकर माइक और सिमोन अपने अपने दुखों पर जुड़ने लगते हैं। सिमोन उसका हाथ पकड़ लेती है उसे सांत्वना देने के लिए। केट ये देख लेती है और घबरा जाती है। उसे लगता है सिमोन उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है। सिमोन उसकी ये जलन वाली सोच पकड़ लेती है और कहती है कि केट की ये सारी झुंझलाहट दरअसल उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है। ये सुनकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। माइक चिल्लाता है कि बस करो और गुस्से में दूर चला जाता है। केट माफी मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद उसने कुछ गलत देखा ही नहीं, लेकिन सिमोन आग में घी डाल देती है, शायद तुमने सही देखा हो। अगली सुबह माइक बीमार महसूस कर रहा होता है, लेकिन केट का ध्यान कहीं और है। सिमोन अब जा चुकी होती है, लेकिन दीवार पर हरे क्रेयॉन से लिखा होता है, थैंक्स माइक फॉर अ वाइल्ड नाइट। ये देखकर केट भड़क जाती है और माइक की सफाई सुनना ही नहीं चाहती। माइक कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये भी उसी कमरे का खेल है जैसे गन थी, लेकिन केट गुस्से में उसे धक्का मार देती है। माइक गिरकर सिर पर चोट लगा लेता है और खून निकलने लगता है। वो उससे दूर हट जाता है और याद दिलाता है कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया, इवन तब जब केट न्यूयॉर्क चली गई थी। उसने अपने अमीर दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया था ताकि केट को बुरा ना लगे, और उसने कॉलेज भी छोड़ दिया था ताकि वो उसके साथ रह सके जब केट डिप्रेशन में थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ जलन और शक मिलता है। केट रो रो कर माफी मांगती है, मगर उनकी बात वहीं कट जाती है क्योंकि माइक चक्कर खाने लगता है। वो कहता है कि उसे डॉक्टर चाहिए, लेकिन केट उसे सिर्फ वो वाइट शेक देती है ताकि थोड़ा शुगर मिले और उसके जख्म पर तौलिया बांध देती है। वो याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि मेडिकल इंटरवेंशन की इजाजत नहीं है। माइक ये सुनकर यकीन नहीं कर पाता और सोचने लगता है कि क्या केट को उसकी जान की भी परवाह नहीं है। जख्म छोटा निकलता है और खून रुक जाता है, लेकिन माइक डर जाता है कि अगर चोट बड़ी होती तो शायद केट उसे सिर्फ पैसों के लिए मरने छोड़ देती। उसे समझ आता है कि इस जगह ने उन्हें किस हद तक बदल दिया है, और ये भी कि पैसा उनके टूटे हुए रिश्ते को कभी नहीं जोड़ सकता। इसीलिए माइक बाहर जाने का फैसला करता है और केट को भी कहता है साथ चलने को, लेकिन केट साफ मना कर देती है और कहती है कि माइक के लिए ये बातें कहना आसान है क्योंकि उसके पास हमेशा से पैसा रहा है। फिर वो गन निकाल लाती है और धमकाती है कि अगर माइक निकला तो वो गोली चला देगी। माइक उसकी परवाह नहीं करता और बटन दबा देता है। वो कमरे से बाहर निकल जाता है, बस जीत के कुछ दिन पहले। केट अकेले रह जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी रहती है, कभी बाथरूम में घबराती है, कभी दीवारों को घूरती है। फिर उसकी नजर उस रेनड्रॉप ड्राइंग पर जाती है और उसे माइक की बात याद आती है। वो बटन के पास जाती है और सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। अब बस 2 दिन बचे थे। कई महीनों बाद अब अकेला माइक दौड़ने जाता है। तभी उसे केट दिखती है जो एक बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है। दोनों कमरे के बाद से पहली बार मिलते हैं और वॉक पर निकल जाते हैं बातें करने के लिए। माइक पूछता है कि उसने आखिर कमरे से बाहर निकला या जीत ली। केट जवाब देने से बचती है, लेकिन कम से कम माफी जरूर मांग लेती है। जब दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो बिल्डिंग असल में वही होमलेस शेल्टर है, जहां अब एक प्लेट लगी है जिस पर लिखा है एन एनोनिमस डोनेशन अलाउड देम टू बिल्ड द न्यू किचन। इस बीच इमैक्यूलेट रूम के अंदर एक नया कपल पहुंच चुका है चैलेंज लेने के लिए।